मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, मैं संतोष सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजी सर पर। आज का ये वीडियो को खास हम लोग करने वाले हैं क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के बारे में। ये सभी जो प्रश्न हैं पूरे के पूरे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके आने वाले जितने भी एग्जाम रहते हैं, चाहे सुपर टेट की बात हो गई या किसी प्रकार के 1 से 5 तक के जो आपके टीचिंग के एग्जाम होते हैं, और उसके साथ ही साथ पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होते हैं आपके, आप पीईटी सिलेबस जो आपका नया आने वाला है, और साथ ही साथ आपके जितने भी ग्रुप डी के एग्जामिनेशन हो गए साइंस से रिलेटेड भी, तो पर्यावरण स्टडीज़ के बारे में या इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का यह प्रश्नों की जो श्रृंखला है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए आप इन प्रश्नों को खुद देखिएगा और आप खुद इसका निर्णय लीजिएगा कि ये प्रश्न वास्तव में कैसे थे। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन का जो हम लोग पहला प्रश्न है, कौन सी पराबैंगनी किरण सबसे ज़्यादा हानिकारक है। हम लोग कहते हैं कि जो ओजोन परत है वो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है, जिसे हम लोग अल्ट्रा वायलेट रेज कहते हैं। तो वो उसे छीड़ कर रहा है, जो सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट। तो जो सूर्य से निकलने वाली किरणें होती है उसमें 3 प्रकार की होती है, अल्ट्रा वायलेट ए, अल्ट्रा वायलेट बी और अल्ट्रा वायलेट सी किरण होती है। इसमें सबसे घातक जो होती है वो अल्ट्रा वायलेट सी होती है। तो कौन सी पराबैंगनी किरण सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है, तो अल्ट्रा वायलेट सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी सबसे ज़्यादा जो पराबैंगनी किरण प्रभावित करती है उसका नाम है यू अल्ट्रा वायलेट सी, यू भी सी, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं सेकंड प्रश्न की ओर। WWF से आशय है, तो इसे हम लोग कहते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसका यह फुल फॉर्म हो जाएगा क्योंकि इसका यह फुल फॉर्म भी अक्सर पूछा जाता है। बढ़ते तीसरे प्रश्न की ओर। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है, तो कोटोपैक्सी जो जागृत ज्वालामुखी यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है, और दक्षिण अमेरिका में जो प्लेस है इक्वेडोर में एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। तो कभी कभी पूछता है कि कोटोपैक्सी जो जागृत ज्वालामुखी है किस पर्वतमाला पर है, तो ये एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। यह आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग आगे लेके बढ़ते हैं। चौथा हम लोग का प्रश्न है एगमार्क का संबंध है। तो एगमार्क का जो संबंध होता है वह गुणवत्ता से होता है। तो किसी भी अगर वस्तु को हम लोग लेते हैं, खरीदते हैं, तो उसमें देखते हैं आपको एक मार्क दिया जाता है कि यह जो वस्तु है वह इतनी तरीके से गुणवत्ता को से रिलेटेड है, यानी इतनी यह गुणवत्ता वाला है, इसमें यह इतनी मिलावट नहीं है, इसमें इतनी इस चीज़ की इतनी शुद्धता है, तो उसके लिए इसमें एक मार्क दिया जाता है। तो यह जो एक मार्क होता है वह किससे संबंधित होता है, गुणवत्ता से संबंधित होता है। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर का मतलब होता है कि टाइगर को संरक्षित करना है, टाइगर को बचाने के लिए जो शुरू किया गया प्रारंभ में। तो यह जो किया गया सन 1973 में यह कदम उठाया गया, यानी प्रोजेक्ट टाइगर का जो प्रारंभ हुआ हमारे देश भारतवर्ष में वो 1973 में हुआ है। छठवां जो प्रश्न है आपका, अगर पर्यावरण अध्ययन की बात होती है बिना इसके प्रश्न ही नहीं बनता है, क्योंकि मैक्सिमम प्रश्नों में, मैक्सिमम आपके एग्जाम में कम्पिटिटिव यह प्रश्न बनता ही बनता है। किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई, ये बहुत बड़ी घटना है। जो भोपाल है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भी है, तो भोपाल में एक घटना घटी थी जिसमें कि वहाँ के गैसी घटना जिसमें कि मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हो गया था। यह जो घटना थी 3 दिसंबर 1984 थी और इसमें बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी। तो यह जो घटना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उस गैस में उस समय यानी भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी जो गैस लीकेज हुई थी, तो उसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। और ये जो घटना किस दिन घटी थी, तो 3 दिसंबर 1984 को यह घटना घटी है। तो जो छठवां प्रश्न है आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे कभी भी मत भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि अपनी पहचान बनानी हो तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्टडी अपनी अपनी नियमित रूप से करते रहें। चलिए आइए देखते हैं हम लोग सातवें प्रश्न की ओर। भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। तो बात किया जाए तो सबसे बड़ा जो ऊर्जा का स्रोत है वह सूर्य है, जिसे सब हम लोग बोलते हैं। तो सूर्य जो है भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। आठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो यह जो होता है पराग कोश में होता है। यह भी आपके बायोलॉजिकल प्रश्न में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नौवां प्रश्न है वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है। तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है उसे हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो होता है वो वायुमंडल का सबसे निचला परत, जैसे बात करते हैं क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, आयन मंडल हो गया, बहिर्मंडल हो गया। तो क्षोभ मंडल जो होता है सबसे निचली परत होता है, यानी भूमंडल से देखा जाए, भूमंडल से देखा जाए तो लगभग 18 किलोमीटर के जो डिस्टेंस होता है वह क्षोभ मंडल का होता है। जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, वायुयान उड़ने की बातें होती हैं, तो जितनी भी मौसमी घटनाएं वगैरह होती हैं वो सभी की सभी जो घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल के अंदर ही होती हैं। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है, क्षोभ मंडल। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह श्रृंखला आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते चलें। बढ़ते 10वें प्रश्न की ओर। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है, तो इसे हम लोग बॉड से ज्ञात करते हैं। ये क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसी के द्वारा हम लोग किसी भी नदी के प्रदूषण स्तर को ज्ञात करते हैं। तो ये जो इसका पैमाना है वो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की सहायता से हम लोग ये चीज़ का अध्ययन करते हैं। बढ़ते 11वें प्रश्न की ओर। मंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है।
तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत में हम लोग बात किया जाएगा तो ये मध्यमंडल जो होता है हम लोग का, यह सबसे ज़्यादा ठंडा होता है और यहाँ का जो तापमान होता है लगभग 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। तो यह बहुत ही ठंडी परत है जिसे हम लोग कहते हैं मध्यमंडल। बढ़ते 12वें प्रश्न की ओर, एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? यह भी एक छोटा प्रश्न है लेकिन बहुत बार पेपर में पूछा हुआ है। एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? तो इसे हम लोग कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसे हम लोग इंग्लिश में अगर देखा है तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के बारे में बात करते हैं। तो यह जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी एलपीजी का पूरा फुल फॉर्म पूछने के लिए अक्सर पूछा जाता है। और जानते हैं कि इसमें जो मिश्रण होता है प्रोपेन और ब्यूटेन का, इसमें मिश्रण भी होता है। तो एलपीजी का फुल फॉर्म, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार एग्जामों में पूछा हुआ प्रश्न है। सफल बनना है तो सफलता के लिए कदम उठाना तो पड़ेगा। बढ़ते 13वें प्रश्न की ओर, बायोडीजल तैयार किया जाता है। तो बायोडीजल जो तैयार किया जाता है वो जेट्रोफा के पौधे से तैयार किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जेट्रोफा से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम में। 14वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? तो जो IUCN संस्था, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, तो यही क्या कार्य करती है? वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है। आइए चलिए जान लेते हैं कि IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है या पूरा का पूरा नाम क्या होता है। तो इसे हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो प्रकृति के संरक्षण से संबंधित यह संस्था बनाई गई जिसका नाम IUCN, जिसमें वन्य जीव संरक्षण को रक्षण मिलता है कि उनको सुरक्षा का जो कदम उठाने चाहिए उन्हें यह आवश्यक कदम उठाने के लिए यह संस्था बनाई गई है। बढ़ते 15वें प्रश्न की ओर, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? बहुत बार पूछा गया शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो यह CO2 का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2 को हम लोग शुष्क बर्फ भी कहते हैं या ठोस बर्फ के रूप में हम लोग CO2 को भी कहते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला आगे चलते हैं। देखते हैं 16वें प्रश्न को, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो 5 जून होता है उसी दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में लोग मनाते हैं, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे के रूप में लोग मनाते हैं। जो प्रथम बैठक हुई थी 1972 में स्कॉटलैंड में, तो 5 जून को यह फैसला लिया गया कि नहीं, प्रत्येक वर्ष हम लोग पर्यावरण के संरक्षण के लिए हम लोग एक दिवस घोषित करेंगे और साथ ही साथ पर्यावरण के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं वो हम लोग एक थीम बनाएंगे प्रत्येक वर्ष के लिए और उसी थीम पर हम लोग कार्य किया जाएगा। तो ये प्रथम बैठक 1972 स्कॉटलैंड में किया गया था और ये 5 जून को फैसला लिया गया कि विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ताकि पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी आवश्यक कदम हैं वो उठाए जा सकें। बढ़ते 17वें प्रश्न की ओर, CNG का पूर्ण रूप क्या है? अभी देखें यहाँ पे कि LPG का पूर्ण रूप क्या था, तो अब CNG भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। CNG का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसे हम लोग कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। CNG को हम लोग बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। पसंद आ रहा है वीडियो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करते रहें और साथ ही साथ आगे फॉरवर्ड करते रहें। CNG का पूर्ण रूप क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। 18वां प्रश्न हम लोग का, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होता है। तो कीटनाशकों का जो प्रयोग होता है, तो आप जानते हैं कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण सब चीज़ें होती है, लेकिन जल प्रदूषण के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई जिम्मेदार है तो वो कीटनाशक है। कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होता है वो जल प्रदूषण ही होता है। टेट के किसी भी स्तर का अगर आप एग्जाम देते हैं तो उसमें यह प्रश्न तो बार बार पूछने वाला प्रश्न है। जो प्रश्न संख्या 19 है, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर होती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुनी होती हैं। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? अगर कहा गया पेड़ जो आपका है 1 मीटर का है तो उसकी जड़ें जो होंगी वो 30 मीटर तक होंगी, तो मतलब 30 गुना की बात हो रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आपके GS के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। रेगिस्तानी ओक जो है यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। एक पौधा ऐसा है कि जो इतनी क्वालिटीज़ को अपने अंदर लिया हुआ है, यानी जो पौधा होता है यह जब तक जल को नहीं पा लेता है तब तक वहाँ तक इसका जो जड़ है वो जाता रहता है। और जब भी इसका औसतन नापा गया है तो इसका जितने पेड़ की इसकी जितनी लंबाई होती है उसका 30 गुना इसका जड़ होता है। तो यह जो पौधा होता है यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इस पौधे का नाम है रेगिस्तानी ओक। PET की जो तैयारी कर रहे होंगे बच्चे, प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट की, तो वो बच्चे तो इन प्रश्नों को बिना छोड़े कभी जाइएगा ही मत। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिएगा प्रश्न जब आएगा आपका मिलेगा आपके एग्जाम में, तब उस समय आपको ये जो वीडियोज़ है उसका ध्यान ज़रूर आएगा कि हाँ वो प्रश्न मैंने पढ़ा या वो PDF मैंने पढ़ा तो उसमें मुझे बहुत फ़ायदा मिला। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु आप जानते हैं बाघ है, लेकिन आप याद रखिएगा इसका वैज्ञानिक नाम के रूप में तो पैंथेरा टाइग्रिस जो होता है इसका वैज्ञानिक नाम होता है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ हो जाएगा। बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की ओर, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? तो यह जो क्रिया होती है लाल रंग में सबसे अधिक होती है। कौन सी क्रिया? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की ओर, लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है। लवण जो जल का अवशोषण करता है मतलब वो लवण जो कि जल को सोखना का काम करता है वो क्या कहलाता है? उसको हम लोग कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक लवण कहते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 23 का, हम लोग तो चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो इसमें जो विटामिन होता है विटामिन B1 यह नष्ट हो जाता है।
और जानते भी हैं कि आपके विटामिन बी वन की कमी से आपको बेरी बेरी रोग होता है। तो ये जो होता है इसे हम लोग थायमिन बोलते हैं। इसका जो रासायनिक नाम है वो थायमिन है। और विटामिन बी वन जो होता है, अगर हम लोग चावल को पॉलिश कर दिया जाए तो उसमें यह विटामिन क्या होता है, समाप्त हो जाता है। बढ़ते 24वें प्रश्न की ओर, ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत है। तो सौर ऊर्जा जो होता है यह सबसे बड़ा स्रोत है, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा सौर ऊर्जा। और यह बहुत ही अप्रदूषकीय स्रोत है, यानी ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत मतलब प्रदूषण रहित है, इसमें प्रदूषण है ही नहीं। तो सौर ऊर्जा की बात होती है। अब देख भी रहे हैं कि कई जगह कई प्रकार के प्लांटेशन भी ये भी जा रहे हैं सौर ऊर्जा का बढ़ावा देने के लिए। छतों पर भी देखते होंगे आप, गांव पर जाते होंगे, दूर दूर जगहों पर देखेंगे, राजस्थान जैसे हो गया, गुजरात हो गया, वहाँ पर देखेंगे समुद्री इलाकों में भी ये बहुत ही सौर ऊर्जा को बड़े पैमाने पर अब बढ़ाया जा रहा है। बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की ओर, पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ है। तो पृथ्वी का उष्मायन का जो अर्थ है क्या होता है, पृथ्वी का उष्मायन का क्या मतलब है। ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि जो होता है उसे ही हम लोग कहते हैं पृथ्वी का उष्मायन होना, यानी पृथ्वी पर तापमान का बढ़ना। ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा पृथ्वी के तापमान में जो वृद्धि होती है उसे ही हम लोग कहते हैं पृथ्वी का उष्मायन। जैसे मुख्य रूप से बात होती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया, मेथेन हो गया, भाप की बात हो गई, और ऐसे कई प्रकार की जैसे गैसें हैं जो कि पृथ्वी के उष्मायन के लिए जिम्मेदार हैं। यदि आप किसी भी स्तर की परीक्षा दे रहे हों, या तो अगर आपका होने वाला कोई भी इंट्रेंस एग्जाम हो, BA से रिलेटेड अगर आप बात करते हैं, मुख्य रूप से अगर बात किया जाए तो ये सभी जो प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इसलिए प्रश्नों को बिल्कुल ना छोड़ें और पूरी की पूरी स्टडी जरूर करें। आइए देखते हैं हम लोग 26वें प्रश्न को। 26वां प्रश्न हम लोग का है, कार्बन डेटिंग विधि प्रयोग की जाती है। तो वस्तु की आयु ज्ञात करने में हम लोग जो है इस विधि का प्रयोग करते हैं, कार्बन डेटिंग विधि। 27वां प्रश्न हम लोग का है, स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य है। तो गंगा की स्वच्छता को बनाए रखना ही जो था स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य है। और यह जो स्पर्श गंगा अभियान को प्रारंभ किया गया था यह उत्तराखंड राज्य से किया गया है। बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की ओर, अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संक्षारीक्षण होना क्या कहलाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं स्टोन लेप्रोसी कहते हैं। यानी कहा जाए तो पत्थरों और चट्टानों में जो पत्थर और संगमरमर होते हैं उनमें पीलापन की धीरे धीरे शिकायत आने लगती है। तो यह मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका आगरा का ताजमहल है यह सबसे बड़ा उदाहरण है स्टोन लेप्रोसी का। यानी अम्लीय वर्षा से जितनी भी ऐतिहासिक इमारत है तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो हम लोग अपने पास में अगर है तो आगरा का जो ताजमहल है वहाँ पर ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि आगरा का जो ताजमहल है वह स्टोन लेप्रोसी से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में 29वें प्रश्न की ओर, मीना माता रोग प्रदूषित जनित रोग है जो परिणाम है औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने पर। तो अपशिष्ट जो पारा होता है अगर उसको पानी में छोड़ दिया जाए तो मीना माता रोग होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके बहुत से कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा कि मीना माता रोग कैसे होता है। तो यह अपशिष्ट पारा को पानी में छोड़ने पर होता है। बढ़ते 30वें प्रश्न की ओर, संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है। तो संरक्षण या विनाश जो ये पुस्तक है यह पौधों पर आधारित है, वृक्षों के लिए बात की गई, इसमें पर्यावरण की बात की गई है, उसके संरक्षण की बात की गई है। तो यह कहा गया इसमें यह जो संरक्षण है या विनाश है यह दोनों ही इंसानों के हाथ में, अब वो जो चाहे करे। तो इस पुस्तक के जो लेखक है वो सरला बहन जी हैं। तो सरला बहन ही संरक्षण या विनाश पुस्तक की लेखिका हैं। बढ़ते हैं 31वें प्रश्न की ओर, DDT है, DDT क्या है। तो DDT जो होता है एक कीटनाशक के रूप में है जिसे हम लोग जिसका पूरा नाम हो जाता है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। तो DDT का यह पूरा नाम है, कभी नाम ही पूछने के लिए अगर पूछे आपसे तो आप बता दीजिएगा। और साथ ही साथ इसे ये जो होता है एक अजैव निम्नीकरण प्रदूषक है, जो कि अगर पौधों को कीटाणु से बचाने के लिए उस पर छिड़काव किया जाता है। तो कभी कभी ये भी होता है कि DDT अगर काम करे पौधों पर काम के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन साथ ही साथ वो बताया गया कि आपको जल प्रदूषण के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है और साथ ही साथ आपको बहुत प्रकार के प्रदूषण ये देता भी है। तो एक तरीके से DDT है कीटनाशक के रूप में हम लोग प्रयोग तो करते हैं, लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी कम नहीं है। प्रश्नों की श्रृंखला का आप नियमित रूप से अध्ययन करें और 1 या 2 बार आप पढ़ लेंगे तो आपको पूरा का पूरा प्रश्न याद हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपको 10 मिनट का 15 मिनट का समय देते हैं और आपको 2 या 3 प्रश्न इसमें से मिल जाते हैं तो आपके लिए यह बेनिफिट ही है, नुकसान कोई नहीं है। और आपको मिलेगा ही मिलेगा कहीं ना कहीं से यह प्रश्नों की श्रृंखला महत्वपूर्ण जो है यह कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आपके बहुत बार लड़ने वाली है, इसलिए ज़रूर देखें इसे। 32वां हम लोग का प्रश्न है, रेड डाटा बुक में सम्मिलित हैं। तो रेड डाटा बुक एक बनाई गई जिसमें विलुप्त हो रहे हैं, आपत्तिग्रस्त जो हो गए, संकटग्रस्त जो जीव हो गए, इनका अध्ययन करने के लिए एक बुक तैयार किया गया जिसका नाम है रेड डाटा बुक है। तो इसमें मुख्य रूप से जो अध्ययन किया जाता है विलुप्त हो रहे जीवों का, आपत्तिग्रस्त जीवों का, संकटग्रस्त जीवों का, जो कि विलुप्ति के कगार पर यहाँ विलुप्त हो चुके हैं उनके बारे में बात किया जाता है। बढ़ते 33वें प्रश्न की ओर, रबी की फसल क्या होती है।
तो रबी की फसल का मतलब होता है जिसकी बुआई अक्टूबर से नवंबर के महीने में की जाती है और इसकी कटाई मार्च और अप्रैल में कर ली जाती है। मुख्य रूप से अगर रबी की फसलों में बात किया जाए तो गेहूं, चना, आलू, मटर, सरसों, मसूर आदि जो होते हैं ये रबी की फसलें हैं। इसके साथ ही साथ आप खरीफ की फसल होती हैं और जायद की फसलें होती हैं। खरीफ के आप 2 या 3 एग्जाम्पल हमें ज़रूर बताएं कमेंट्स बॉक्स में, ताकि हमें पता चले कि आप खरीफ की फसलों के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो ये रही रबी की फसलों के बारे में, इसकी बुआई और कटाई और साथ ही साथ इसके महत्वपूर्ण कुछ जो फसलें हैं। बढ़ते 34वें प्रश्न की ओर, बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी कौन है? तो अंटार्कटिका में देखा जाता है, ये मुख्य रूप से पौधा पाया जाता है, ये पक्षी पाया जाता है जिसका नाम है पेंगुइन। और यह जो पक्षी है बर्फ पर अंडे देने वाला एकमात्र पक्षी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, पेंगुइन जो होता है बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी है। आइए देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 35 को, पर आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है? तो आर्कटिक मरुस्थल को हम लोग टुंड्रा प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, टुंड्रा भी इसे हम लोग कहते हैं। तो आर्कटिक मरुस्थल का दूसरा नाम क्या है? टुंड्रा प्रदेश है। आइए देखते हैं हम लोग 36वें प्रश्न को, चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्घटना है, जिसे जैसे आपका यहाँ पर कहा गया था कि भोपाल की जो गैस त्रासदी थी, उसी प्रकार से चेरनोबिल दुर्घटना भी बहुत महत्वपूर्ण है। और यह जो घटना है नाभिकी से रिलेटेड है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह नाभिकी दुर्घटना थी और विश्व की अब तक की सबसे बड़ी नाभिकी दुर्घटना है यह, जिन्हें हम लोग चेरनोबिल दुर्घटना कहते हैं। और यह जो घटना घटित हुई थी 26 अप्रैल सन 1986 को घटित हुई थी, यूक्रेन में घटित हुई थी। यानी यूक्रेन जो देश है वहाँ पर यह 26 अप्रैल 1986 को यह घटना घटी थी, जिसका नाम था चेरनोबिल दुर्घटना। और जिससे यह इसका मुख्य रूप से अगर बात किया जाए तो यह नाभिकी दुर्घटना में से एक है और अब तक की सबसे बड़ी दुर्घटनाओं में से एक है। 37वां हम लोग का प्रश्न है, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश जो होता है वो परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोतों में से एक है। सबसे बड़ा प्राथमिक स्रोत की बात करते हैं तो सूर्य का प्रकाश। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग आगे लेके बढ़ते हैं और देखते हैं 38वें प्रश्न को, संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है? तो यह बात, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत में है। लेकिन अगर भारतवर्ष की बात की जाए तो भारत में जो सिंचाई का साधन है, तो मुख्य रूप से जो भारत में सिंचाई होती है वो नलकूपों की सहायता से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। लेकिन फिर भी जो ट्यूबवेलों की संख्या है वो भारत देश में सबसे ज़्यादा है पूरे विश्व की तुलना में। 39वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला क्या है? तो मनुष्य के शरीर की जो जैव रासायनिक प्रयोगशाला है उसे हम लोग यकृत कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 40वां हम लोग का प्रश्न है, ये तो अक्सर ही पूछा जाता है, कभी सेल्सियस में पूछता है, कभी फ़ारेनहाइट में पूछता है, कभी केल्विन पूछता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? तो यह कभी सेल्सियस में पूछ दे आपसे, कभी फ़ारेनहाइट में पूछ दे, कभी केल्विन में पूछ दे। तो आपका जो सेल्सियस में इसका आंसर हो जाएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है सेल्सियस में हो जाएगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में हो जाएगा और 310 केल्विन में हो जाएगा। तो यह आपके तीनों चीज़ पैमानों पर मुख्य रूप से बात किया जाता है। और तापमान को मुख्यतः हम लोग सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और रोमर में हम लोग ज्ञात करते हैं। तो कमेंट बॉक्स में हमें ये बताएं कि मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है वह रोमर में कितना होता है। मैंने तो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन बता दिया, आप हमें बताइए कि रोमर में क्या होता है, क्योंकि इन चारों ही पैमानों को जोड़ने का एक फार्मूला है जिसके द्वारा आप एक पैमाने को या एक मान को दूसरे मान में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं 41वें प्रश्न को, समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? अगर कहा जाए प्रतिशत की बात तो 100% में से केवल और केवल 0.65% जो होता है समुद्र का जल पीने योग्य है। सोच लीजिए, बात ये किया जाता है कि 100% में जो होता है 75% या 70% जो है धरती पर जल ही है जो समुद्र से घिरा हुआ है। यानी 1/4 भाग में 3/4 भाग, जो पूरे एक भाग में 3/4 भाग जो है वो समुद्र ही है, पानी पूरा भरा हुआ है। उसके बावजूद भी देखते हैं हम लोग कि नियमित रूप से शहरों में पानी की समस्या, गाँव में पानी की समस्या होती रहती है। उसके पीछे सबसे बड़ा वजह यह है कि समुद्र का जो पानी है वो पीने योग्य ही नहीं है, क्योंकि उसमें लवणता इतनी ज़्यादा है, इतना ज़्यादा वो नमकीन है कि आप उसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ नहीं कर सकते। हम लोग देखते हैं कि साधारणतः हम लोग अगर सब्जी वगैरह बनाते हैं या कोई भी खाद्य सामग्री जब हम लोग बनाते हैं उसमें देखते हैं थोड़ा सा नमक अगर हम लोग का ज़्यादा हो जाता है तो वो भोजन हम लोग से नहीं चल पाता है। तो वो समुद्र का जो इतना खारा पानी है उससे हम लोग कैसे पी लेंगे? तो अगर यह शुद्धिकरण का बात आ जाए कि समुद्र के जल को प्यूरीफायर करने अगर चीज़ें आ जाई या यह टेक्निक हमें मिल गया तो सोच लीजिए धरती पर कभी पानी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, कभी उसकी कमी ही नहीं होगी। तो 100% में से 0.65% जो जल पीने योग्य है, सोच लीजिए यह कितना कम आंकड़ा है। जो 42वां हम लोग का प्रश्न है, ओजोन परत मिलती है। तो ओजोन परत जो होता है यह लगभग जो स्ट्रेटोस्फीयर है वो 18 से 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। वायुमंडल में देखा जाए तो 18 से 50 किलोमीटर का जो डिस्टेंस होता है वो स्ट्रेटोस्फीयर का होता है। उसमें आपके जो स्टार्टिंग से जो 15 से 20 किलोमीटर के जो परत होते हैं तो उसमें यह ओजोन परत आपको मिलता है स्ट्रेटोस्फीयर में।
और यह परत काम क्या करता है आपका, सूर्य से आने वाली किरणें जिनका नाम है पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट सी, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, तो ये जो मुख्य रूप से किरणें आती है उनको रोकने का यह काम करता है। तो स्ट्रेटोस्फीयर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं समताप मंडल। तो ओजोन परत मिलती है, किसमें मिलती है, समताप मंडल मिलती है। और ओजोन परत काम क्या करता है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है। और जो है यह ओजोन परत या ओजोन दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 16 सितंबर को हम लोग इसे मनाते भी हैं। तो ये जो ओजोन परत कहाँ मिलती है, समताप मंडल में मिलती है। तो ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए 42 प्रश्न पर्यावरण अध्ययन के। इन प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका फीडबैक ही हमारा मोटिवेटर है। इसलिए आप हमें ज़रूर मोटिवेट करें और कमेंट बॉक्स में बताते रहें कि इन प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लगी। और साथ ही साथ जो भी वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं उन पर कमेंट्स में आप जाकर उन पर ज़रूर अपनी राय रखें। और साथ ही साथ हमें बताएं कि आपको किन टॉपिक्स पर वीडियोज़ चाहिए, ताकि हम उन टॉपिक पर वीडियो आपके लिए बना सकें। तो आपको आपका यह पूरा वीडियो देखने के लिए हृदय गहराई से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि वीडियो को दूसरे तक भी ज़रूर भेजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट काम है शेयर करना। लाइक नहीं करते तभी चलेगा, सब्सक्राइब नहीं करते तभी चलेगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है शेयर करना। अच्छी चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा दूर से दूर तक लोगों तक पहुँचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।